हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार एक इवेंटफुल डे के बीच आज फिर थोड़ी सी प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये दूसरा दिन है जबकि आज फेड की मीटिंग है और इस फेड की मीटिंग के बीच में अनुमानित है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती ब्याज दरों में होते हुए दिखाई पड़ेगी, जो बाजार मोर और लेस जो है वो डिस्काउंट करके ही चल रहा है। सो उसके बीच में प्लस सेबी के जो रिसेंटली कुछ चेंजेस या ट्वीक्स हुए उनके बीच में बाजारों में आज थोड़ी बहुत बिकवाली है। 150 अंकों के आसपास का ड्रॉप आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स 550 अंकों के आसपास के ड्रॉप के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 1.25% नीचे, 621 अंकों की गिरावट वहां पर है। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे और आज स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज़्यादा की बिकवाली है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 500 शेयर या 600 शेयर मोटे मोटे जो कि तेज़ी में है और करीब 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आपके सवालों के जवाबों पर भी, आज के बजिंग स्टॉक्स पर भी, आईपीओस पर भी, सब पे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अपने जानकार को आज अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जैन साहब, अंशुल जैन जी मौजूद हैं वाराणसी से बातचीत करने के लिए। और अंशुल जी को तो आप लोग रेगुलर देखते ही हैं इस चैनल पे। अंशुल जी यहाँ पुराने हैं, हम नए हैं। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और सौभाग्य आपसे आज पहली बार मुखातिब हैं हम। पहले तो मार्केट्स को लेके अंशुल जी आपका एक व्यू चाहूँगा, किस तरह से आप बाज़ार को रीड कर रहे हो। और थोड़ा बहुत ड्रॉप मार्केट दिखा चुका है कल परसों में 3 दिनों के अंदर। कुछ कॉशियस रहने की सिचुएशन है, कंजर्वेटिव रहा जाए या नहीं, ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग चलती है? नमस्कार सुमित जी। हमारी लक्ष्मी शिट टीम की तरफ से आपको मनी 9 पे बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बाजार में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हम कहीं भी 53,200 के आसपास से फ्रेश बाइंग देखेंगे, लेकिन जब वो सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ तो लॉजिकल टारगेट जो ओपन अप होता था वो होता था 52,264 का बैंक निफ्टी पे, जो आज टेस्ट हो गया है। और निफ्टी पे जो लॉजिकल टारगेट ओपन अप होता था वो होता था 24,180 और वो भी आज टेस्ट हो गया है। 24,180 प्रोटेक्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी भी बाई एंड लार्ज क्लोज होते होते 52,264 इसको रिक्लेम कर लेगा। और अगर ये दोनों लेवल रिक्लेम हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली 1-2 सेशन साइडवेज रहने के बाद प्रॉफिट वापस से फ्रेश बाइंग आएगी। लेकिन अगर इनके नीचे हम क्लोज करते हैं और 1-2 दिन सस्टेन करते हैं फिर थोड़ी सी दिक्कत गहराएगी। 51,600 खुलता हुआ दिखेगा निफ्टी जी। पे। तो अंशुल सर एक चीज़ और, निफ्टी के केस में तो आज प्रेशर है ही, आज ब्रॉडर मार्केट्स भी प्रेशर में है और निफ्टी बैंक भी प्रेशर में है। निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, बैंक निफ्टी ही वो कड़ी है जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि रिलायंस चल नहीं रहा है तो निफ्टी में अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह से बैंक निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये 51,800, 52,000 सॉरी 52,180 का 52,264 इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग ले लेते हैं तो फिर मान के चलिए कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 52,600 तक पुल बैक रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड करना है और दो में से एक इंडेक्स सेलेक्ट करना है तो एनी डे आपको बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मार्केट को यही लीड करते हुए दिखेंगे आगे। तो 52,600 के आसपास निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अभी के लिए आप एटलीस्ट जैन साहब मान रहे हैं कि शायद बहुत ज़्यादा बाजार में डाउनसाइड ना खुलता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर है, पुल बैक मिलता है तो 52,600 निफ्टी बैंक की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ड्राइविंग फोर्स निफ्टी बैंक में एटलीस्ट जो देख रहे हैं वो जैन साहब पीएसयू बैंक या बैंकिंग की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी। ओके, अब जरा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बातचीत कर ली जाए। पहले निफ्टी के कुछ गेनर्स, निफ्टी के लूजर्स, मिड कैप गेनर्स, मिड कैप लूजर्स, इन सब पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज निफ्टी को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है, जैसे कल था, कल आईटीसी थोड़ा बहुत सपोर्टिव था, फार्मा सपोर्टिव था, आज भी डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ट्रेंट, विप्रो, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ से खरीदारी है। बिकवाली आज है बीईएल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ से कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली एक तरफ फार्मा बाइंग में है और मेटल सेलिंग में है, उनके बीच में मार्केट्स हैं। इसके अलावा मिड कैप में भारतीय हेक्सा आज ज़बरदस्त तेज़ी में है। मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी है, लुपिन में खरीदारी है, ऑरबिंदो फार्मा में खरीदारी है। वैल्यू वाइज सबसे बेटर इन सब में सो फार ऑरबिंदो फार्मा आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आज मिड कैप लूजर्स में आपको एनएमडीसी, न्यूज़ फ्लोज के बीच का एक इम्पैक्ट है यहाँ पे। पूना वाला फिनकॉप, यहाँ पे प्रेशर है। फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड, ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर आज स्लाइटली दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
आज स्मॉल कैप साइड पे आधार हाउसिंग में थोड़ी बहुत बाइंग है। लिकर स्पेस में दो स्टॉक चल रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी और रेडको खैतान भी। टीटीएमएल और एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर स्मॉल कैप साइड पे थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज प्रेशर है पीवीआर आयनॉक्स में, पिरामल एंटरप्राइजेस में। इनफैक्ट पिरामल ग्रुप के दोनों स्टॉक्स में आज थोड़ा प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। जेबीएम ऑटो और जी शिपिंग, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज फार्मा का दिन है, सो फार्मा में पहले मेटल की बिकवाली, तो उसमें एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और खरीदारी है आज फार्मा में, सो उसमें मैनकाइंड, लुपिन, ऑरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कोई भी नाम आप उठा लीजिए, सब में एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो डिफेंसिव स्पेस थोड़ा सा आज आगे आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जैन साहब, आज फार्मा स्पेस में कोई नाम आप पिक कर पा रहे हो क्या? देखिए, फार्मा स्पेस में मेरे को लार्ज कैप फार्मा बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। लगभग सभी में सेलिंग दिख रही है, लुपिन को छोड़ के, क्योंकि लुपिन की जो एंटी ओबेसिटी वाली जो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च हो रही है, जनरली लोगों को मोटापा हमेशा दवाई खा के कम करना है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ी रहेंगी, तो लुपिन पे एक नजर रख सकते हैं। बट मेरी जो प्रेफरेंस है वो मिड कैप फार्मा है। पीपीएल फार्मा ऑफ लेट 2 टाइम मैंने रिकमेंड किया था, मनी 9 पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना है। थर्ड टाइम बाइंग रेंज के अंदर जरूर आया है, लेकिन उस तरीके की ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनी है जिसमें फ्रेश बाइंग रिकमेंड की जा सके। तो लेवल बता देता हूँ, 268 269, ये लेवल क्रॉस होते ही से आपको पीपीएल फार्मा वापस ले लेना चाहिए। जो प्रीवियसली हमने 309 के बाद प्रॉफिट बुक की थी, उसको वापस री एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में आपको 345 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो पीपीएल फार्मा ये सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है, और अर्निंग्स भी इसकी ठीक है आउट ऑफ ऑल मिड कैप फार्मा। तो पीपीएल फार्मा पे नजर रखिए, 269 के ऊपर फ्रेश बाई बनेगा। तो 270 के ऊपर, 269 के ऊपर टू बी वेरी प्रिसाइज, आप पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा मतलब पिरामल फार्मा, जिसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं, जो कि जैन साहब का मानना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अलग अलग माध्यम आपके सामने हमेशा मनी 9 लेके आता है। आप ये व्हाट्सएप नंबर 9311121874, इस पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप money9query@tv9.com इस मेल आईडी पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे सवाल हमारे जानकार से पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अब शुरुआत भी कर लेते हैं, अलग अलग सवाल जो आना शुरू हो रहे हैं उन पे बातचीत करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक नाम और मेटल स्पेस से पूछना चाहूँगा। जैन साहब, आज मेटल में थोड़ा प्रेशर है, लगातार कई दिन से इनफैक्ट प्रेशर है, सो यहाँ आप कुछ रीड कर पा रहे हो क्या? सर देखिए, मेटल स्पेस में बाइंग दिख रही है, मगर सेलेक्टिव काउंटर्स में ही दिख रही है। वेदांता में ब्रेकआउट आया है, पीछे से हिंडाल्को चलना स्टार्ट कर रहा है, और उसके पीछे चलेगा टाटा स्टील। तो फिलहाल के लिए ये 3 काउंटर्स हैं जहां पे आपका फोकस होना चाहिए। आउटराइट इस समय जाके खरीदना है तो हिंडाल्को एक बेटर बेट लग रही है, करंट मार्केट प्राइस से खरीद सकते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 624 विल बी ए बेटर बेट, 624 रुपए के आसपास बाई कीजिए। बाउंस बैक में आपको कहीं भी 673 674 तक के टारगेट मिलेंगे। टाटा स्टील पे मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट 131 पे आता है, तो मैं टाटा स्टील के इंतजार में बैठा हूं कि 131 रुपए मिल जाए तो फिर हम अपने क्लाइंट्स को, और मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इसको ऐड करना पसंद करूंगा, क्योंकि 1.5 से 2 साल के प्रोस्पेक्टिव में कहीं भी 250 प्लस आते हुए मेरे को टाटा स्टील दिख रहा है। 130 जब रीटेस्ट हो जाएगा वहां से हम 2 साल पकड़ेंगे। तो कुछ समय में आप टाटा स्टील 131 अगर निकलता है तो उसके बाद आप इसमें एक बार को लॉन्ग जा सकते हैं। अभी के लिए आपको राय यहाँ पर जैन साहब ने दी भी है। ओके, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल जो आया है बिश साहब का, हर हर महादेव सुमित जी एंड अंशुल जी, वो मुंबई से हैं और वो पीसी ज्वेलर्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जैन साहब, इन्होंने खरीदारी करने की इच्छा रखी है, कौन से लेवल्स आपको सही लग रहे हैं पोस्ट एडजस्टमेंट पीसी ज्वेलर्स में जहाँ खरीदारी की जा सकती है? और देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी मनी 9 पे हमने काफी समय रेकमेंड किया और अच्छी प्रॉफिट बनी राधिका ज्वेलर्स, टीवीजेड, पीसीजे में, लेकिन अब इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एक पीसीजे में को अच्छा लग रहा है, लेकिन वही स्प्लिट के बाद लिक्विडिटी बढ़ी है तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। एक बार हो सकता है ये 16.5 तक आए, वहां पे थोड़ा सा बेस बनाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे, क्योंकि कल ब्रेकआउट दे के क्लोज किया था, आज उसको कंप्लीटली 180 डिग्री रिवर्सल फेल कर रहा है। फिलहाल 16.5 दिख रहा है, 16.5 अगर प्रोटेक्ट होता है तो फिर बेस बना के चलेगा। तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए आज से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप 17 रुपए 90 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे खराब हो जाएगा। तो
रणनीति बताई गई है पीसी ज्वेलर्स के संदर्भ में। हालांकि इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि कई बारी आपको अलग अलग जगहों पे इस चैनल इस स्टॉक का जिक्र हो चुका है और एक बढ़िया मूव दिखा भी चुका है। सो उस पार्ट को भी आप ज़रूर कंसीडर करके चलिएगा। नैटको फार्मा 1350 रुपये के दाम पर और जुबलेंट फार्मा 1110 रुपये के टारगेट के भाव पर खरीदारी है विशाल जी की। और ये अंशुल सर आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या करें इन दोनों स्टॉक में। वैल्यू है तो नैटको में ज़्यादा बेटर वैल्यू है, आपकी राय? देखिए, जुबलियंट फार्मा में वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 344 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 957 पे। 1200 तक स्टॉक ने रैली किया है। वीकली चार्ट पे स्विंग लो टेस्ट हो सकता है इसका 1032 के आसपास, तो वहां पे बेहतरीन बाइंग बनेगी। अगर वो लेवल नहीं होल्ड होता है तो एक बार 960 तक ये स्टॉक आ सकता है। वो कंप्लीटली ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर देगा। 344 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 1.5-2 साल का समय देते हैं, जो सपोर्ट रेंज बताई है उस पर बाई करते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल में कहीं भी 1700-1750 का टारगेट जुबलियंट फार्मा में मिल जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन काउंटर दिख रहा है। दूसरा, जैसे आपने बताया, नेटको फार्मा वैल्यू वाइज भी अच्छा लग रहा है। चार्ट पैटर्न भी इसका अच्छा है। इसमें भी 1050 के आसपास ब्रेकआउट है। टारगेट कंप्लीट करके वापस से कंसोलिडेशन में आया है, तो प्रोबेबली 3-4 महीने और कंसोलिडेट करेगा। 1490 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट देगा, फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर लेना चाहिए। ऊपर में ये स्टॉक भी आपको 2000 तक के टारगेट दे सकता है। आउट ऑफ द टू टेक्निकली जुबलियंट फार्मा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो टेक्निकली जुबलेंट फार्मोवा वो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा आपको कंपेरेटिवली नैटको फार्मा के टेक्निकल लिहाज से। अभिजीत डे साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने आपके कहने पर जैन साहब आईओसी के शेयर लिए थे और 141 पर 500 शेयर लिए थे, क्या करना चाहिए और कितने दिन इसको और होल्ड कर सकते हैं ये? देखिए, स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, फिलहाल ठीक लग रहा है। आईओसी में आप अभी ऑफलेट न्यूज भी आई थी कि इनके सिंगापुर के जो मार्जिन सुधरे हैं, तो उसकी वजह से इंडियन कंपनीज की भी रिफाइनिंग मार्जिन सुधरते हुए दिखेंगे। तो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो का जो सिलसिला रुक गया था वो वापस से स्टार्ट हुआ है। क्रूड में भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो मार्जिन इनके सुधरने चाहिए। उस हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है। ऑन दी पुल बैक प्री बजट रैली में 148-150 तक मिल सकता है, लेकिन नजरिया अगर आप 1.5-2 साल का रख लेते हैं तो आपको 250 तक के टारगेट मिलेंगे। शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो 148 के आसपास बुक कर लेना चाहिए। 148 के आसपास अगर छोटी अवधि का व्यू है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मध्यम से लंबी अवधि के लिए जैन साहब मान रहे हैं कि इसको आप थोड़ा और समय यहाँ पर दे सकते हैं। एक ध्रुव पाठक जी ने सवाल पूछा है, एक तो आपके बड़े प्रशंसक भी हैं और ली ट्रेवेनियस टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने 168 रुपये के दाम पर 500 शेयर ले रखे हैं और एमआरपीएल के भी 215 रुपये के दाम पर 500 शेयर ले रखे हैं। दोनों पर आपकी राय क्या कहती है? सर, लीड फाइनेंशियल बोला ना आपने? लीड नहीं, ली ट्रेवस में जहाँ इन्होंने खरीदारी की है। आप एमआरपीएल दिए, मैं आपको दूसरा कोड देता हूँ। देखिए, एमआरपीएल में तो फिलहाल डाउन ट्रेंड लग रहा है। इसमें बड़ा बेस का ब्रेकआउट था 118 की जोन में, तो ये नीचे 118 रुपए टेस्ट करने आ रहा है। लेकिन ये जो 118 आएगा बहुत बेहतरीन बाई प्राइस होगा। 1.5 से 2 साल अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो 118 के पास एमआरपीएल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कोई भी ऐसा ट्रेडिंग का पैटर्न नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कुछ रिकमेंड किया जाए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स 118-120 की रेंज में बाई करके चले। अच्छा, दूसरा नाम जो था वो है इक्सियागो का, जो रिसेंटली लिस्टेड है। ली ट्रेवेनियस के नाम से इस कंपनी का नाम है और इक्सियागो इसका कोड है। तो इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? 158 के दाम पे कामकाज कर रहा है, 2.5% ऊपर है। सर, स्टॉक ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको 8 से 10% की मूव मिल सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखें तो बहुत अच्छा काउंटर नहीं लग रहा है। तो अगर आपको एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 1.5 से 2 हफ्ते की मूव प्ले करना है, 10-1% की अपसाइड मिल सकती है, वहां पे फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या एक बार मौका मिले तो दोबारा सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके, एक मोहित जी का सवाल है, जहांगीर मोहित साहब का। ये टाटा पावर और अदानी पावर, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन है अगर छोटी अवधि के लिए यानी 1 से 2 महीने के लिए रखा जाए, तो किसमें ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम की उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए, एनी डे अदानी पावर हाई मोमेंटम हाई बीटा काउंटर है, तो आपको शॉर्ट टर्म में 589 पहले अदानी पावर मिल जाएगा, और 589 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर जो स्ट्रक्चर है वो 900 रुपए और 1200 रुपए की तरफ चलने लगेगा। आउट ऑफ द टू, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर हूँ मिड कैप स्मॉल कैप वाला, तो मुझे हमेशा अदानी पावर पसंद आता है। तो अपनी रिस्क एपेटाइट से देख लीजिए, अगर थोड़ी हाई है तो अदानी पावर एनी डे बेटर है। 589 पहला टारगेट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 900 रुपए तक जाएगा। और अगर थोड़ा सा आप सेफ प्ले करते हैं तो टाटा पावर कहीं भी आपको 400 रुपए के आसपास मिलता है तो बाई करके छोड़ दीजिए।
ये काउंटर भी धीरे धीरे करके 600 सवा 600 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एमजे व्लॉग साहब भी यही पूछ रहे थे कि टाटा पावर नीचे कितने तक मिल सकता है। 400 रुपये आपने खुद ही जवाब दे दिया। लॉयड्स इंजीनियरिंग इनका दूसरा सवाल था कि इस पर क्या करना चाहिए, क्या ये 5 साल के लिए होल्ड करना वर्थ है स्टॉक या नहीं है? देखिए, लॉयड इंजीनियरिंग आप एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीक लॉन्ग्स को शेक करके स्टॉक हाई लो बनाने की कोशिश कर रहा है। ईयरली वीवैप भी टेस्ट किया था। अब केवल मोमेंटम के लिए इस काउंटर को 83.5 निकालना जरूरी है, जो प्रोबेबली अगर यही स्ट्रक्चर बना रहा तो 2 हफ्ते कंसोलिडेशन करके निकाल देगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 83.25 का ब्रेकआउट है, 83.5 आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 83.50 निकलते से बाई करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा 99 से लेके 105 के बीच में। ओके। 83 ऊपर ही बाई करना है। एक प्रवीण जी का सवाल है, वो कई दिन से बेचारे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं, तो माफ़ी प्रवीण जी पहले उसके लिए। प्रिसीजन कैमशैफ्ट इनके पास है 360 रुपये के दाम पर, और ITI 368 रुपये के दाम पर। 5 महीने का इनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, प्री कैम में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स के लिए 372 रुपए में बाई कॉल इनिशिएट किया था। 8 रुपए नीचे टारगेट था हमारा, लगभग 364 का जो ट्रिगर हो गया है। तो प्रोबेबली अगर क्लाइंट्स ने स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया होगा तो कुछ लॉन्ग हो सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे जो ब्रेकआउट था आज के सेशन में फेल हुआ है, तो एक थोड़ा सा पुल बैक 330 340 की जोन में आ सकता है। तो ये पुल बैक आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट राउंड में जब भी ये स्टॉक पलट के ऊपर जाएगा तो 425 से 445 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो मेरी वॉच लिस्ट में है प्री कैम, इसको आप 340 330 की जोन में बाई कर सकते हैं। वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है 420 425 के लिए। वहीं ITI में अगर आप देखेंगे तो 100 दिन का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, 7 दिन हो गए कंसोलिडेट करते हुए। एक बार शायद डिप लेते हुए 345 तक पुल बैक करेगा, जहां ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद काउंटर 500 रुपए सवा 500 रुपए तक जाते हुए दिखेगा, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग या तो 345 के राउंड कीजिए या 380 के ब्रेकआउट पे। दोनों केस में कम से कम 425 का तो इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा। ओवरऑल 500 रुपए प्लस मिल सकता है। एक मिताली बर्मन जी हैं जो कि आपकी प्रशंसक भी हैं। सरला परफॉर्मेंस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, करीब करीब 150 शेयर हैं और 126 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। रिसेंटली थोड़ा बहुत ड्रॉप आया है स्टॉक में, ऑब्वियसली मार्केट नीचे आया। तो आप क्या राय रखते हो स्टॉक में? देखिए, सल्ला पॉली वन ऑफ दोज काउंटर है जो टेक्सटाइल में हमने पिक किया था। आउट ऑफ 7-8 काउंटर्स डॉनियर और सल्ला पॉली सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 6-7 दिन की कंसोलिडेशन है। एक बार डिप में अगर 120 मिले तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, और जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में कहीं भी 175 रुपए तक के टारगेट आराम से मिलने चाहिए, लेकिन इसका टाइम फ्रेम आप पकड़ लीजिए कि कम से कम 6 से 8 हफ्ता लग जाएगा इसको टारगेट अचीव करने में। इनफैक्ट प्रमोटर्स की तरफ से रिसेंटली बाइंग भी होते हुए दिखाई पड़ी है, सो उस लिहाज से भी आप नज़र रखिएगा। राहुल अग्रवाल साहब हैं जो कि आपकी तुलना शेयर बाज़ार के कोहली साहब से कर रहे हैं। सो इनका ये कहना है कि ये लव सिंगापुर से आपको अपना स्नेह दे रहे हैं। ईडलवाइस इन्होंने 138 रुपये के दाम पर खरीद रखा है और वेदांता 510 रुपये के दाम पर खरीद रखा है। दोनों में टाइमलाइन कंसीडरिंग की वेदांता अपने ऑल टाइम हाई पर है, और ईडलवाइस के केस में कुछ न्यूज़ फ्लोज भी पॉजिटिव हैं आज के सत्र में। सो दोनों पर आपकी राय? देखिए, एडलवाइज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था तो काफी सारे इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। एडलवाइज में 44 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था कल। आज जैसे आपकी कैंडल बनी है थोड़ी सी नेगेटिव है, तो स्टॉप लॉस टाइट लगा लेना चाहिए 124 रुपए का। और ऊपर में 1-2 दिन कंसोलिडेट करके अगर ये वापस से 138 140 की जोन निकालता है तो 174-75 का पहला टारगेट रहेगा और 199 रुपए दूसरा टारगेट रहेगा। तो हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग है, 124 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, तो इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। तो ईडलवाइस को लेकर राय आप सुन रहे थे जैन साहब की। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर से धीरज सर मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार धीरज जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। मेरे पास इंडसइंड बैंक के 1404 रुपए के रेट से 109 शेयर है। ओके। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के 50 शेयर है 1469 रुपए के रेट से। दोनों को आप कब से होल्ड कर रहे हैं धीरज जी? इसमें सर 6 महीने से। 6 महीने से। और अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इनमें? सर लंबा नजरिया है, 1 से 1.5 साल 2 साल। ओके, 1 से 2 साल के आसपास। जैन साहब, पहला नाम है इंडसइंड बैंक का, 1404 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 109 शेयर इनके पास हैं
और जो दूसरा नाम है वो है गोदरेज कंज्यूमर का। गोदरेज कंज्यूमर में एक बड़ा मर्जर भी हुआ ही है, सो विद टाइम आप इम्पैक्ट आएगा उसका। आपकी राय क्या कहती है, क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, इंडसइंड बैंक मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट 967 के आसपास है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल वीकली या डेली चार्ट पे बने तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। एविडेंस का वेट कीजिए, या तो कोई रिजेक्शन कैंडल बने या ऊपर में ये स्टॉक 1015 तोड़े तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए। नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिए 930 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि उसके नीचे पे मंथली स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन होगा। फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1012 1015 की रेंज निकलती है तो एक गैप छूटा हुआ है 1160 से लेके 1250 के बीच में, 1160 तक गैप को फिल करने के लिए जाएगा। तो सर, गोदरेज सीपी, आपको याद होगा मैं लगभग 4 महीने से मना कर रहा हूँ कि एफएमसीजी काउंटर से बाहर निकलिए। यहाँ पे एकदम से टॉपिंग आउट पैटर्न बना और वहां से सारे स्टॉक लगभग 17-18% टूट चुके हैं, क्योंकि इंडेक्स ही उतना टूटा है। गोदरेज सीपी में बहुत इमीडिएट जो सपोर्ट है वो टूट चुका है और गैप के साथ टूटा है, और उसी में एक हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन है 1168 में, जिसका टारगेट आता है 940 रुपए। तो फिलहाल धीरे धीरे करके 2-3 महीने लगा के ये स्टॉक 940 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद कहीं बॉटमिंग आउट या बाउंस बैक दिखता है तो बाई बनेगा। फिलहाल के लिए अगर आपको किसी भी तरह की फुल बैक 1130 1140 तक मिल जाए तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी एग्जिट 11:30 11:40 के आसपास मिले तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये आपको राय दे रहे हैं हमारे जैन साहब। देवांशु जी का एक सवाल आया है, वो कई दिनों से सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास NIIT के शेयर हैं 222 पर 100 शेयर उन्होंने ले रखे हैं NIIT लिमिटेड के, और उनको अभी थोड़ा सा घाटा भी हो रहा है। सो जैन साहब, ये सवाल इनका ये है कि क्या कब तक ये बने रहें, और कंसीडरिंग के सामने बजट है, सो आमतौर पर एजुकेशन सेक्टर में कुछ कुछ मूव आता है बजट से पहले, क्या करें अभी ये? और देखिए, NIIT मैंने मल्टीपल टाइम्स मनी 9 पे बाय किया था। लास्ट जो बाय हमारा था 222 का, शायद उसी के आसपास इन्होंने खरीदा है। उसका स्टॉप लॉस 210 रुपए था जो ट्रिगर हो चुका है, तो एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए। नीचे 188 के आसपास री एंटर कर सकते हैं, वहां पे हम भी री एंटर करेंगे। ऊपर में स्टॉक 275 295 जाता हुआ दिख रहा है, बट चूंकि 210 होल्ड नहीं कर पाया है तो एक बार पुल बैक 188 तक आते हुए दिख रही है। तो 210 का स्टॉप लॉस आपको बताया गया था, लेकिन वो ट्रिगर हो गया तो आप अब रणनीति अपनी उसके हिसाब से ही बना सकते हैं। चलिए अब रानीखेत चलते हैं, वहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीर साहब मौजूद हैं। वीर जी नमस्कार। सर मेरे पास एक्सिकॉम के सर शेयर हैं 567 345 रुपीज के सर भाव से हैं, तो सर इसमें मैं 1 ईयर तक होल्ड कर सकता हूँ। एक्सिकॉम की हाल की लिस्टिंग के बाद आपने खरीदारी की है या IPO के लॉटेड है? नहीं सर, IPO नहीं सर, मतलब मेरा पास जो भाव है मेरा 345 है सर। ओके, तो मतलब आपने बाद में खरीदारी की है, राइट? यस सर, यस सर। और कितना समय और दे सकते हैं वीर साहब? सर 1 ईयर दे सकता हूँ, मोर देन 1 ईयर भी दे सकता हूँ सर, अगर मतलब मुझे पॉजिटिव मिलता है न्यूज इसके बारे में तो। चलिए, तो जैन साहब बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं होंगे इसके, लेकिन एक्सिकॉम टेली के करीब करीब 567 शेयर हैं 300-350 रुपए की रेंज में, क्या करना चाहिए ना? देखिए, IPO के बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद वर्टिकल अपमूव थी लगभग 180 रुपए से 525 तक, और वापस वर्टिकली डाउन मूव भी आ रही। तो अभी फिलहाल के लिए स्टॉक थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, 249 तक नीचे आएगा। 249 के अराउंड हम रिवाइज करेंगे कि अगर रिजेक्शन बनता है या बेस बनाता है तो बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन अगर ब्रीच करता है तो फिर ये अपना IPO लो जो कि प्रिसाइसली 169.4 पे है उसको टेस्ट करने जाएगा। तो 249 के अराउंड दोबारा सवाल पूछेगा, अगर ब्रेकडाउन बना तो एग्जिट की सलाह रहेगी, अगर रिजेक्शन कैंडल या बेस बनाने लगा तो एक बार बाइंग की सलाह रहेगी। 249 आने वहां देखते हैं। चलिए, तो अभी पहले 249 के आसपास के लेवल्स आने दीजिए, अगर वो लेवल आ जाता तो उसके बाद तय किया जाएगा ये करना क्या है, लेकिन अभी के लिए आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। मयंक कठपलिया साहब एक हफ्ते से आपका इंतजार कर रहे हैं जैन साहब। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल 251 रुपये की इन्होंने बाय कर रखी है, छोटी अवधि का इनका नज़रिया है 2 से 3 महीने का, और ये भी उसी कैटेगरी में आता है जो कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ये IPO जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन हमने कहा था कि ओपन हाई के साथ ये खुला है, और अगर IPO डे लो 307 के नीचे फॉलो थ्रू मूव मिलता है में बड़ी सेलिंग आएगी, और वहां से स्टॉक 225 रुपए आ गया है। अब फिलहाल एक रेंज बना रहा है, ऊपर में 260 265 और नीचे में 225 230।
तो फिलहाल के लिए 225 230 टेस्ट करने आ रहा है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो फर्दर डाउनसाइड आएगी, लेकिन अगर रिजेक्शन बनाता है तो फिर बॉक्स साइड 263 64 तक जा सकता है। बहुत जल्दी में 265 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर रेंज का ब्रेकडाउन अगर आता है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो काउंटर के जो टारगेट ओपन अप होंगे वो लगभग 140 से 150 के बीच में ओपन अप हो जाएंगे। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। चलिए अब पटना चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आलोक सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा फेडरल बैंक है, 2014 में बाई किए हुए हैं, 150 शेयर। ओके, और कब से आप होल्ड कर रहे हैं इसको? लगभग एक मंथ हाँ 20 दिन से। ओके, और अब कितना समय और दे सकते हैं? सर अभी दे सकते हैं एक आध मंथ और। ओके, तो जैन साहब क्या करना चाहिए? इनके पास फेडरल बैंक के शेयर हैं, ये उन स्टॉक्स में आता है जिसके अर्लीज में नंबर भी आएंगे और अर्लीज में अपडेट्स भी आने वाले हैं VQ3 के। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जिस हिसाब से आज फॉल आई है और बाकी सरकारी PSU बैंक्स में भी फॉल दिख रही है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हल्के दबाव में आए थे तो इनको तो गिव अप करना ही था। तो ऑन द टिप्स अभी मेजर सपोर्ट के आसपास है 200 रुपए। अगर ये स्टॉक 200 195 की लेवल नहीं होल्ड करता है तो फिर डीपर करेक्शन में जाएगा 160 रुपए तक। आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ता 2 हफ्ता इसको देख लीजिए 195 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से। बाउंस बैक अगर 2 हफ्ते में नहीं आता है, 220 रिक्लेम नहीं होता है 215 220 की रेंज, तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए 195 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2 हफ्ते वेट कीजिए, 215 220 नहीं निकलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। आप वेट करिए थोड़ा सा, 215 220 नहीं निकलता है तो आप निकल जाइए। ये मध्यम अवधि है, छोटी अवधि के लिए आपको एक राय जैन साहब दे भी रहे हैं। जयेश कंसारा साहब, सर अब आप मत करिएगा कॉपी पेस्ट, आपका सवाल ले लेता हूं मैं। ईगा राशि के इनके पास शेयर हैं, करीब करीब 50 शेयर हैं 748 रुपये के दाम पर, और GSFC के 100 शेयर हैं 248 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए ईगा राशि मोटर्स में भी और GSFC में भी? देखिए, GSFC में अगर आप देखेंगे तो काफी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सेलिंग रही है। ऊपर में 320 रुपए से गिरते गिरते काउंटर लगभग 180 190 आ गया था। पहली बार हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है और प्री बजट रैली में फर्टिलाइजर चलते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऊपर में आपको 240 245 पहला टारगेट मिल सकता है और उसके ऊपर 265 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बेटर बाइंग चंबल या NFL या दीपक फर्टिलाइजर में दिख रही है, तो वहां पे या फैक्ट में देख सकते हैं। बट ये काउंटर भी पीछे पीछे रैली करेगा तो 245 265 तक जा सकता है। इगाशी मोटर में देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे पुल बैक ले रहा है, जो पुल बैक थोड़ा सा नीचे में 740 735 तक आ सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। 3 से 4 महीने अगर होल्ड करते हैं तो इगाशी मोटर आपको 1000 रुपए के आसपास के टारगेट दे सकता है। तो ईगा राशि मोटर शायद 1000 तक की चाल आने वाले समय में वहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकती है, उस हिसाब से आप नज़र रखिएगा। प्रीमियर एनर्जीज एक लॉट IPO का मिला था, अब थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो जैन साहब क्या लगता है आपको? क्योंकि IPO के अलॉटमेंट के बाद ये शेयर चला, एग्जॉर्बिटेंट चला, और उसके बाद अब कमज़ोर हो रहा है। सो क्या किया जाए? देखिए, प्रीमियर एनर्जी में IPO बेस ब्रेकआउट आया था एट द रेट 1220 और उसके बाद स्टॉक 1400 रुपए टू बी प्रिसाइज हाई बनाया है 1388। तो पुल बैक ले रहा है, पुल बैक में आपको 1234 1235 मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी खराब नहीं हुआ है। रैली थी, बिना पुल बैक के रैली थी, तो ये थोड़ा सा डीपर पुल बैक आ रहा है, बट इवेंचुअली ये काउंटर रिवर्स करके 2000 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, जो IPO बेस ब्रेकआउट का टारगेट है। मेरे ख्याल से आपको व्यू 6 से 9 महीने का कर लेना चाहिए। 1234 1230 की रेंज में ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1160 रुपए का क्लोजिंग बेसिस रहेगा और टारगेट आपको 2000 रुपए मिल जाएगा। तो 2000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। इनिशियली थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है प्रीमियर एनर्जीज में, 1200 1235 के आसपास आ सकता है, लेकिन उसके बाद वापस शायद 2000 के लेवल्स भी बनते हुए दिखाई पड़े। चौधरी साहब सवाल पूछ रहे हैं, पहले तो वो आपको नमस्कार भी कर रहे हैं और वो बहुत समय से ट्राई करना चाहते हैं आपसे बातचीत करने की, लेकिन इंडियन होटल पे उनका सवाल है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। उन्होंने 870 रुपये के दाम पर 20 शेयर खरीद रखे हैं इंडियन होटल के। क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई पे शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। देखिए, चौधरी साहब भाई भाई हो गए, क्योंकि मेरा भी पूरा नाम चौधरी अंशुल जैन है। तो
आपके लिए बहुत बेहतरीन सलाह देता हूँ। इंडियन होटल को अपने डीमैट अकाउंट में डाल के अगले 6-8 महीने देखना बंद कर दीजिए। हाई लाइकली है कि आपको 1,000 रुपए के ऊपर टारगेट मिल जाएंगे, क्योंकि रोज रोज देखेंगे तो किसी भी पुल बैक में आप एग्जिट कर देंगे। तो डीमैट में डाल दीजिए इसको और भूल जाइए 4-6 महीने के लिए। एक बार आके 6 महीने बाद देखिएगा 1,000 रुपए प्लस मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। चौधरी साहब, वैसे भी रोज रोज भाव देखने से भाव नहीं बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। सो बार बार भाव मत देखिए, आराम से रखिए। अच्छा शेयर अगर लेकर रखा हुआ तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आपको होल्ड करने में। हिमांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद से बातचीत करने के लिए। हिमांशु जी नमस्कार। हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी सर। नमस्कार हिमांशु जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है अडानी पावर के ऊपर। हम्म, मैंने 40 शेयर खरीदे हुए हैं 601 के भाव पे। ओके। तो सर मुझे कहाँ पे एवरेज करना चाहिए? और नजरिया क्या रखते हो आप हिमांशु जी इसमें? सर नजरिया लगभग 1 साल। 1 साल का नजरिया रखते हो, ओके। जी सर। और एक दूसरा क्वेश्चन है सर, वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स पे। मोल्ड वो एम कहाँ ट्रांसफॉर्मर्स। खरीदा जाता है? जी सर, जी सर। चलिए, इसका तो जैन साहब ही ढूंढ पाएंगे इसको, मेरे को तो इसका ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए राय रख लेंगे हम ये भी। सो इन दोनों में आपका नज़रिया क्या है? देखिए, वोल्टैम्प से शुरू करते हैं। वोल्टैम्प अपने ईयरली वीवैप के नीचे गया था, ऊपर आया और वापस से वीवैप टेस्ट कर रहा है, ईयरली वीवैप। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 10,200 की रेंज है। तो जैसे ये 10,000 के नीचे क्लोज करेगा, इसमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी। 7,400 का टारगेट आएगा। अगर आपके पास है, इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। 10,000 टूटने का वेट मत कीजिए। स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम पे गिर रहा है 10,000 निकाल देगा। तो इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए वोल्टैम्प से। अदानी पावर आपने एवरेज के लिए पूछा, तो 490 से 480 ये 10 रुपए की रेंज मेजर सपोर्ट है। इस रेंज में आपको बाई करके छोड़ देना चाहिए। 589 पहले मिलेगा और 589 590 के ऊपर, जैसे राउंड फिगर 600 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करने पे 900 रुपए तक का टारगेट आते हुए दिखेगा। पूरा फियास्को जो था अदानी से रिलेटेड वो निकल चुका है। अब काउंटर में धीरे धीरे करके फ्रेश बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, एक हरमेंद्र सिंह साहब का सवाल है। इनके पास टाटा एलेक्सी के 44 शेयर हैं 7500 रुपए के दाम पर। नजरिया इनका छोटी अवधि का है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, टाटा गैलेक्सी आप होल्ड कर सकते हैं। क्वार्टरली वीवैप के नीचे जाके वापस ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। एक ही प्रॉब्लम इसमें है कि ईयरली वीवैप के अराउंड, जहां बिफोर लास्ट वीक रैली भी अटकी थी और लास्ट वीक इनसाइड बार रह गया है, 7,520। जैसे ही 7,520 के ऊपर ये काउंटर निकलता है, इसमें टारगेट 9,000 रुपए के ओपन हो जाएंगे। तो अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो या तो डिप पे 7,150 पे ले, या फिर ब्रेकआउट पे ले 7,525 के ऊपर। दोनों केस में 9,000 के टारगेट मिलेंगे। स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। हो सकता है आपको 1-2 महीना लगा दे कंसोलिडेशन करके निकालने में, क्योंकि ईयरली वीवैप बड़ा रेजिस्टेंस होता है। 3-4 हफ्ते वहां पे कंसोलिडेट करके जब निकालेगा तो ब्रेकआउट एकदम तेजी से 9,000 की तरफ जाएगा। तो काउंटर अच्छा है, प्रीएम्प्टिव लेके छोड़ सकते हैं। नूर नज़ीर साहब का सवाल है, ये बेनिन रिपब्लिक से सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास पैराबोलिक या पैरामाउंट ड्रग्स, इन्होंने पार ड्रग्स लिखा है, 294 रुपये। आप चलिए इनफैक्ट ई क्लर्क्स का सवाल ले लीजिए। इनका 3250 के दाम पे नहीं खरीदारी है ई क्लर्क्स की, और 1 साल का इनका नज़रिया है। और ई क्लर्क्स में रिसेंटली एम्प्लॉय यूनियन जो है वो माल भी ले रही है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, दोनों ले लेते हैं। ई क्लर्क्स में काफी अच्छी रैली है, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। नीचे में 3,434 तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि आज के सेशन में मेजर सपोर्ट तोड़ रहा है 3720 का। तो 3720 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आपका टारगेट ओपन अप हो जाएगा 3400-3440 की रेंज का। दूसरा, पार ड्रग जब हमने रिकमेंड किया था मनी 9 पे, उसी दिन अपर सर्किट भी लगा था, तब हमने काफी समय रिकमेंड किया था कि आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए। उसके बाद इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू निकल के आया था, उसके बाद से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो जितना जल्दी इस टाइप के स्टॉक से निकल जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए, तो आपको राय दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर भी। एक राशिद अहमद साहब जो कि सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं। राशिद सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मेरी तरफ से भी। और BSE MCX पे एक सवाल इनका है कि BSE और MCX दोनों में 30% प्रॉफिट पर है, तो एक आप प्रॉफिट्स को बुक कर लें अभी, या अभी और ओन करें या होल्ड करें कुछ और लंबी अवधि के लिए?
देखिए, जो वर्टिकल मूव थी वो खत्म हो चुकी है, अब स्लो एंड स्टडी अप मूव बनी रहेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से लिए थे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो यूफोरियक मूव अब नहीं बची है, वो पूरा समय निकल चुका है। अब स्लो एंड स्टडी ये रिटर्न्स देता रहेगा। अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। बीएससी में कहीं भी आपको 7,000 के टारगेट मिल जाएंगे, एमसीएक्स में करीब करीब 8,500 के टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से एंगल ऑफ एसेंट बहुत स्लो रहेगा, वो मूव जो प्रीवियसली मिली है वो नहीं मिलेगी। ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकते हैं। ओके, एक रोहित निगम साहब पूछ रहे हैं पेटीएम पर इनका सवाल, 588 रुपए के दाम पे खरीदारी है, खरीदारी तो इनके अच्छे लेवल पर है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, पेटीएम अपने मंथली और वीकली चार्ट के डबल बॉटम का जो नेकलाइन है 998 उसके ऊपर सस्टेन जरूर कर रहा है, लेकिन 32 हफ्ते की नॉन स्टॉप रैली के बाद आया है, तो इस तरीके के ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते हैं। या तो ये फेल करेगा या फिर ये 8-10 हफ्ते कंसोलिडेशन में जाएगा। दोनों केस में आपके लिए रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो एक बार के लिए अगर है तो एग्जिट कीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 4-6 हफ्ते अगर इसी लाइन के पास कंसोलिडेट करके रेंज बनाता है, टाइटनेस बनाता है, तो फिर ब्रेकआउट पे ये काउंटर ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखेगा। तो अगले 6 हफ्ते पहले आपको समय देना होगा कंसोलिडेशन की क्वालिटी देखने के लिए। ओके, एक पंकज गांधी साहब सवाल पूछ रहे हैं गुजरात से। इनके पास नाल्को के 50 शेयर हैं और खरीदारी इन्होंने की है 227 रुपए के दाम पर। नाल्को जो कि पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म भी कर रहा है, अगर आप बाकी सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर करेंगे तो। आप क्या राय रखते हो जैन साहब इस पे? और देखिए, नाल्को में 200 पे जब ब्रेकआउट आया था, मनी 9 पे हमने बाई दिया था, 260 पे हमने कहा था कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलिए। नेक्स्ट रोटेशन में वेदांता चलेगा, वो ऑल टाइम हाई बना रहा है। अब नेक्स्ट रोटेशन में हिंडाल्को का नंबर लगेगा, उसके बाद टाटा स्टील का, फिर कहीं जाके नाल्को का नंबर आएगा। तो रोटेशन में ये अभी 3-4 नंबर बाद आएगा। फिलहाल के लिए आप इससे निकल के हिंडाल्को में या टाटा स्टील में चले जाइए। अगले 3-4 महीने उन स्टॉक्स में रैली दिखेगी, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लगेगी, फिर इसका नंबर आ जाएगा घूम फिर के एक 2-3 रोटेशन के बाद। तो ये कहीं भी आपको 200-205 की रेंज में अच्छे से बाई करने का मौका देगा। फिलहाल इससे निकल के टाटा स्टील या हिंडाल्को में जाइए, जब तक वहां प्रॉफिट होगी ये 205 के आसपास एंट्री का मौका दे देगा। ओके, तो 205 के आसपास आपको एंट्री का मौका मिलेगा इसमें नीचे। अभी के लिए राय यही है कि आप हिंडाल्को या टाटा स्टील, इन दोनों में से कोई एक नाम, कोई एक विकल्प को चुन सकते हैं और उनमें आप फिर भी दाव लगा सकते हैं। ग्रीव्स कॉटन के 300 शेयर हैं हकीम शेख साहब के पास 246 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए ग्रीव्स कॉटन में? रिसेंटली कुछ बड़े फंड्स की तरफ से बाइंग हुई थी यहाँ पे। देखिए, ग्रेव कॉटन 200 रुपए पे, 201 रुपए पे मनी 9 पे हमने ब्रेकआउट बाय दिया था। 255-260 जिस दिन चल रहा था उस दिन लाइव शो में भी मैंने कहा था कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। स्टॉक डेली मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड है, ये कंसोलिडेशन 4 हफ्ते बनाएगा, उसके बाद अगर चलना होगा तो नेक्स्ट मूव देगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेडर हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर 1-1.5 साल इसको देखना बंद कर दीजिए, आपको कहीं भी 500 प्लस के लेवल मिल जाएंगे। अगर ट्रेडर हैं तो डिप्स का वेट कीजिए, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, फिर मौका मिलेगा। इन्वेस्टर्स डीमैट में डाल के छोड़ दें। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है हरियाणा से बातचीत करने के लिए। रामदिया जी मौजूद हैं। राम सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। सर जी नमस्कार राम नमस्कार। जी। सर सवाल मेरा पूछिए। एक रेमंड ओरिएंटल पर सवाल था सर। आपका रेमंड पे सवाल है? हाँ जी सर। ये आपने खरीदारी कब की थी? 521 शेयर है सर मेरे पास 1959 के भाव से। तो ये खरीदारी आपकी डीमर्जर से पहले की है, बाद की है? पहले की सर। पहले की है। तो आपके पास लाइफस्टाइल के शेयर भी होंगे फिर तो? नहीं सर, लाइफस्टाइल के नहीं है। तो आपने डीमर्जर के बाद खरीदारी की है? हाँ, ये 10 डीमर्जर शायद 15 को हुआ, 10 को हुआ। मैं शेयर 15 को लिए सर मैंने। ओके, तो डीमर्जर के बाद की आपकी खरीदारी है। अभी आप कितना समय और राम साहब दे सकते हो उसे? सर 1 जनवरी तक है। 1 जनवरी तक। तो जैन साहब क्या किया जाए? 1960 के दाम पे खरीदारी है, करीब करीब 521 शेयर है। एक एग्जॉर्बिटेंट तेजी रेमंड ऑलरेडी दिखा चुका है। 300 रुपये का शेयर 3000 पहुंचा, वहां पर फिर डीमर्जर हुआ। सो अब क्या चॉइसेस है इनके सामने? और समय इनके पास है मुश्किल से 13 से 14 दिन। देखिए, 13-14 दिन में तो बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल 38 दिन का बेस ब्रेकआउट था रेमंड्स में 1790 पे। तो प्रोबेबली 10-15 दिन तो इसको रिक्लेम करने में लगा देगा। बट इवेंचुअली जब इस पैटर्न का पूरा आउट परफॉर्मेंस निकलेगा या वर्कआउट होना स्टार्ट होगा तो पहला टारगेट 1990 का आएगा और दूसरा टारगेट 2182 रुपए का आएगा।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप 13-14 दिन की जगह 3-4 महीने का समय दें, ना सिर्फ आपका रेट आ जाएगा बल्कि प्रॉफिट भी मिल जाएगी आपको। लेकिन 13 से 14 दिनों में राम साहब बहुत कुछ होने की उम्मीदें हैं नहीं, और वैसे भी अब आप धीरे धीरे अर्निंग सीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं, सो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, और छुट्टियों का सीज़न, अर्निंग सीज़न, ईयर एंडर, सब कुछ होगा। सो अभी उम्मीदें ज़रा कमी ला के चलिएगा यहाँ पर। ओके, एक सवाल सुरेश पुरी साहब का आया है। ये मौजूदा स्तरों में गेल में एंट्री करने की बात कर रहे हैं कि क्या एंट्री करना चाहिए या नहीं। आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, सरकारी कंपनियों में एक गैस कंपनी में गेल ही मेरे को ठीक लग रही है, क्योंकि एमजीएल आईजीएल के चार्ट तो एकदम से न्यूज फ्लो की वजह से खराब होते हुए दिखे हैं। तो गेल को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। प्री बजट रैली में ये पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहा है, तो एक बार ऑन द डिप्स आपको मिल सकता है 190 से लेके 180 के बीच में। उस जोन में कहीं अगर आप बाई करके रखते हैं और 1-1.5 साल का समय देते हैं, तो आपका टारगेट बनेगा 246 का, जो प्रीवियस हाई है। तो 180 के अराउंड बाई करते हैं, 246 का टारगेट मिलेगा। 180 के अराउंड खरीदारी करिएगा, 246 के आसपास के आपके टारगेट्स रहेंगे। दोनों तरफ के लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। दुबई से प्रिया जी सवाल पूछ रही हैं। अंशुल जी आपकी काफ़ी प्रशंसक भी हैं। इनका सवाल है इन्वायरो इंफ्रा पे, इन्होंने 298 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? देखिए, एनवायरो में आईपीओ बेस बना है, अच्छा बेस बना है, ब्रेकआउट की जरूरत है 145 के ऊपर। आईपीओ बेस ब्रेकआउट होता है 145 के ऊपर, तो टारगेट बनेगा 225 रुपए का। वहां पे जाके दोबारा सवाल पूछेगा। फिलहाल आराम से स्टॉक को होल्ड कीजिए, समय लगाएगा 2-3 हफ्ते, बट इवेंचुअली दिख रहा है कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनेगा। एक सवाल एरोस्पेस जेनिक्स नाम के हैंडल से आया है। इनके पास 21 शेयर हैं, प्रेस्टीज एस्टेट के हैं। मुझे पता है जैन साहब आप शेयर ही ढूंढने लग गए थे एरो का, लेकिन वो इनका हैंडल है। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर में क्या करना चाहिए ना? देखिए, प्रेस्टीज एस्टेट में काफी समय से रिकमेंड करते आ रहा हूँ मनी 9 पे कि प्रेस्टीज एस्टेट और ओबराय रियलिटी दो टॉप पिक है मेरी रियलिटी स्पेस में। इंडियन होटल ऑलरेडी हमने 690 से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, काफी बढ़ चुका है। अब प्रेस्टीज एस्टेट का नंबर आ रहा है 98 डेज का। 98 डेज का कब पैटर्न बन चुका है। प्रोबेबली एक आध हफ्ते में ब्रेकआउट देगा 1915 रुपए के ऊपर, और टारगेट बनेगा इसका 2100 रुपए। तो आपको आराम से प्रेस्टीज एस्टेट होल्ड करके छोड़ना चाहिए। जिनके पास नहीं है 1915 के ऊपर ब्रेकआउट बाइंग कीजिएगा। दोनों केस में टारगेट 2100 रुपए आ रहा है। ओके, शिवम गुप्ता जी का सवाल है, ग्रेन्यूल्स 540 पर लिया है इन्होंने, अभी क्या करना चाहिए? आमतौर पर तो ये बैन में ही रहता है, आज भी बैन में ही है, अभी क्या करें ग्रेन्यूल्स इंडिया में? और देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया था 12 सितंबर को, जिस दिन काउंटर लगभग 17% नीचे आके क्लोज किया था। उसके बाद से एक प्रॉपर बेस बना रहा है, और ये बेस 65 दिन से बन रहा है, जिसका अपर एंड है 616 और लोअर एंड है 523। फिलहाल मिड ऑफ द रेंज है, तो कुछ भी करने लायक है नहीं। या तो अपर एंड ऑफ द रेंज का ब्रेकआउट दे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या रेंज के लोअर एंड 525 के आसपास मिले तो बाइंग कर सकते हैं। मिड ऑफ द रेंज में रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, तो अवॉइड करने के अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। एक सारांश सर का भी सवाल आया है। सारांश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अदानी पोर्ट 1560 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, अदानी पोर्ट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर अदानी पावर जैसा है। रेजिस्टेंस 1303 था, वहीं से शैलो पुल बैक है। मार्केट में रिवर्सल का मतलब ये जो करंट डाउनफॉल आई है, बहुत ज्यादा अदानी स्टॉक्स में कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब नेक्स्ट लेग में 1265 1303 ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस जोन होगी। जैसे इसके ऊपर निकलेगा काउंटर, ये अपना ऑल टाइम हाई 1600 रुपए टेस्ट कर लेगा। तो थोड़ा सा नजरिया 4-6 महीना करके स्टॉक को होल्ड कीजिए। नहीं है तो फिर 1265 निकलने के बाद बाई कीजिएगा। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। दोनों केस में या आप होल्ड करें या फ्रेश बाई करें 1265 के ऊपर, टारगेट 1600 रुपए आते हुए दिख रहा है। 1265 या 1600 के टारगेट्स यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आप अदानी पोर्ट में देख सकते हैं। अर्जुन जी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से बातचीत करने के लिए। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास में सर अडानी ग्रीन एनर्जी के 25 शेयर हैं। ओके। जिसको मैंने 1350 पे खरीदा था। और मेरा टाइम सर 6 मंथ का है। ये खरीदारी की कब थी आपने अर्जुन जी? इसको सर 1 मंथ हो गया। अच्छा, जब रिसेंटली बड़ा फॉल आया था तब आपने खरीदारी की थी? जी सर, 1350 पे चल रहा था उस टाइम। ओके। तो जैन साहब, सारे अदानी के नाम आ गए, अदानी पोर्ट भी हो गया, अदानी एनर्जी भी हो गया,
अब इसकी बारी है अदानी ग्रीन की, करीब 1350 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 25 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अदानी में जब नए हाई बनेंगे तो अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट, पावर, एसीसी और अंबुजा में नए हाई बनेंगे। बाकी काउंटर्स में शायद 4-5 साल लगा दे ये 50% भी रिकवर होने में, फॉरगेट अबाउट ऑल टाइम हाई। तो स्टॉक में कहीं भी रैली मिलती है 1250 से 1300 के बीच में तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, या कन्वर्ट कर लीजिए अदानी पावर में या अदानी पोर्ट में। सबसे तेज अदानी पावर चलेगा तो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। रिलेटिव टर्म्स में जब तक ये आपका रेट पे आएगा वो आपको शायद ज्यादा प्रॉफिट दे चुका रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से आई वुड सजेस्ट कि आप अदानी पावर में चले जाइए, वहां पे जल्दी आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा।